हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के लेसन 1 में लेक्चर 5 को लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले 4 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया है। फिर भी यूट्यूब के माध्यम से बात को आप देख सकते हैं। यूट्यूब में भी क्लास में भी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। इस लेक्चर 5 में आज हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सॉलिड और लिक्विड स्टेट के तमाम जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब है कि गैसियस स्टेट। देखिए, गैसियस स्टेट में सबसे पहले हम लोग पार्टिकल के अरेंजमेंट को देखते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल का अरेंजमेंट साफ साफ देखिए, बोर्ड पर जो फिगर बना है उसमें देखिए कि पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से फार अपार्ट है। इसका मतलब कि पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से दूर है। नहीं, साफ साफ नजर आता है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड अप, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन केस ऑफ गैसेस। अब कि चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, नहीं तो आपका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होगा, तो मैक्सिमम होंगे। किसमें? गैस में। क्यों मैक्सिमम होंगे? इसलिए क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स, अब ऑब्वियस है कि पार्टिकल दूर होंगे एक दूसरे से, तो फोर्स मिनिमम होगा। एक तरह से यह भी कह सकते हैं वेरी लेस या नेग्लिजिबल होता है। किसमें? गैस में। फोर्स, जिसको हम लोग कोहेसिव फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वह मिनिमम होता है। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, स्ट्रांगनेस। नहीं तो हार्डनेस, गैस तो स्ट्रांग होता नहीं, हार्ड होता नहीं है, तो रिजिडिटी मिनिमम होगा। नहीं, फ्लूइडिटी, तो गैस के पास हम लोग जानते हैं कि गैस आसानी से फ्लो कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव और फ्री टू स्लाइड ओवर ईच अदर, तो फ्लूइडिटी मैक्सिमम होंगे। पार्टिकल्स चूंकि एक दूसरे से फ्री होते हैं, फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो मूवमेंट भी मैक्सिमम होते हैं, इसलिए पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी होंगे वो मैक्सिमम होगा। पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होंगे। अब है कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या सब है, तो गैस के हम लोग शेप और वॉल्यूम की बात करें तो शेप डिफिनिट होता है। आप जिस वेसल में रखें उसका शेप ले लेता है, और उसका ही शेप नहीं, आप जितना रखेंगे, कोई जब मान लीजिए एक बड़ा सिलेंडर है, आप मात्र 5 kg गैस रखेंगे तो क्या हुआ, 5 kg होगा? नहीं, देयर पार्टिकल्स विल स्प्रेड आउट थ्रू आउट द स्पेसेस अवेलेबल। जितने जगह पूरी तरह से उपलब्ध होंगे पूरे में फैल जाता है, तो ना उसके वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं और ना शेप डिफिनिट होता है। तो गैस के ना शेप डिफिनिट होते हैं ना वॉल्यूम डिफिनिट होता है। अब है कि डेंसिटी, तो स्वाभाविक है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, पार्टिकल की क्लोजनेस बिल्कुल कम होती है। नहीं तो सॉलिड से कम डेंसिटी लिक्विड की और उससे भी कम डेंसिटी गैसेस की होती है, क्योंकि पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं। कहता है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, पार्टिकल्स को क्लोजर ला सकते हैं। क्यों? पार्टिकल्स पहले से दूर होते हैं, स्पेस ज़्यादा होता है, तो उस स्पेस को हम लोग कम कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर। नहीं, हम लोग प्रेशर को अप्लाई करके गैस के पार्टिकल्स को क्लोजर लाया जा सकता है, कंप्रेस हो सकता है। इसलिए इवन इन ए स्मॉल सिलेंडर ए लार्ज मास ऑफ गैसेस कैन बी फिल्ड। नहीं, लार्ज मास ऑफ गैस को भी एक छोटे से सिलेंडर में भरते हैं। क्यों? क्योंकि गैस हाईली कंप्रेसिबल। अब कहता है गैस फिल्स इट्स कंटेनर कंप्लीटली। मैंने पहले ही बताया कि जिस बर्तन में आप रख देंगे उसके वॉल्यूम इंटैक्ट नहीं होते हैं, वो पूरा गैस जितना भी स्पेस उसको अवेलेबल है पूरे में फैल जाता है, तो उसकी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती। बात समझ रहे? तो आपको मैंने कहा कि गैस कंप्रेसिबल होता है, पूरे कंटेनर को फिल कर सकता है जिसमें आप रख दीजिए। मैं इससे पता चलता है उसके वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होते हैं, बिल्कुल वॉल्यूम डेफिनेट कदापि नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल जितने भी स्पेस अवेलेबल होंगे पूरे में गैसेस पार्टिकल आपको फैल जाता है। बात समझ रहे हैं? अब कहता है कि गैसेस आर जनरली वेरी लाइट, हल्के होते हैं। क्यों हल्के होते हैं? आप पार्टिकल जिसके क्लोज होंगे, डेंसिटी अधिक होगी, वो हैवी होगा। नहीं, और जिसके पार्टिकल्स दूर होंगे तो ऑब्वियस है कि उसके क्लोजनेस कम है, डेंसिटी कम है, तो वह क्या होगा, लाइट होगा, हल्का होगा।
नहीं, कहता है गैस फ्लो कर सकता है, नहीं, आसानी से फ्लो करता है। क्यों? बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर कंप्लीटली फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। दे आर फ्री टू स्लाइड ओवर ईच अदर, दैट्स व्हाई गैस फ्लोज इजिली। हल्के होते हैं, फ्लो कर सकते हैं। गैसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होते हैं। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए आप किसी गैस को हीट करते हैं, नहीं, बात समझ रहे हैं, तो उसमें आपको टेम्परेचर क्या होता है, आप उसको हीट करेंगे, नहीं, गैस को हीट करने पर क्या होता है, गैस फैलता है, स्प्रेड करता है, नहीं, तो कहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होने का क्या है कि गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हीट भी कम चाहिए, नहीं, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लोअर होता है सॉलिड और लिक्विड के रेस्पेक्ट में। कहता है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर, आप जिस बर्तन में रख दीजिए उसके वॉल पर प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, नहीं। अब प्रेशर ऑफ ए गैस इज बिकॉज ऑफ द हीट्स व्हिच देयर पार्टिकल्स रिकॉर्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जिस भी कंटेनर में गैस को रखते हैं, कहता हुआ उस कंटेनर के वॉल पर दबाव देता है, प्रेशर क्रिएट करता है। इसका क्या मतलब? पार्टिकल्स तो फ्री होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, नहीं, तो पार्टिकल्स अपने रैंडम मोशन के दौरान उसके वॉल को हिट करता है। हिट करने मतलब फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहते हैं, नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गैस जिस कंटेनर में रहता है उसके वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दबाव क्रिएट करता है, नहीं। उसका कारण भी मैंने बताया, क्यों? कि उसके पार्टिकल्स जो फोर्स से हिट करता है अपने रैंडम मोशन के दौरान, नहीं, वही फोर्स प्रेशर क्रिएट करता है वॉल पर। कहता है गैस डिफ्यूज वेरी रैपिडली, नहीं, कहता है एक गैस दूसरे गैस में आसानी से इंटरमिक्स कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। बात समझ रहे हैं? क्यों? सिंस देयर पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, प्रत्येक दिशाओं में उसके पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए आसानी से वह डिफ्यूज कर सकता है, तेजी से डिफ्यूज करता है। सर डिफ्यूजन का रेट देखें तो सॉलिड में सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैस में। तो गैस के डिफ्यूजन के एग्जाम्पल भी बहुत सारे, जैसे जो फूड किचन में प्रिपेयर होता है, हम लोग दूर भी बैठे रहते हैं बरामदे पर भी, तो उसकी सुगंध हम लोगों तक पहुंच जाती है। क्या होता है कि उस बनते हुए खाने के जो वेपर्स होते हैं, जो फ्रेग्रेंस होते हैं, इट डिफ्यूजेज इजीली इन द एयर, हवा में मिल जाता है, और मिलने के बाद ड्यू टू मोशन, सिंस द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, they mix with the particles of air and then move freely in all direction and move to our nose. We smell it and we can feel or smell the fragrance or the aroma of the food being cooked in the kitchen. नहीं, तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है कि उसकी सुगंध हम लोग दूर से ही ले लेते हैं, नहीं, या फिर रूम के किसी एक कॉर्नर में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, रूम के दूसरे कॉर्नर में भी उसकी सुगंध ले लेते हैं। ये क्या है? ये डिफ्यूजन है। उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो एरोमा है, उसे अगरबत्ती की, इंसेंस स्टिक की, वह एयर के साथ मिक्सअप होकर हम लोगों तक पहुंच जाता है, नहीं, डिफ्यूज करता है। डिफ्यूजन के बाद चूंकि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तो हम लोगों तक पहुंचता है और हम लोग उसके सुगंध को अच्छे और बुरे कहते हैं। बात समझ रहे हैं? या फिर परफ्यूम की, कोई एक लोग परफ्यूम लगा कर आते हैं, आप क्लास में ही देखते होंगे, स्कूल में ही मान लीजिए, लगाना तो मना है स्कूल में ही, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई आ गए लगा के, तो पूरे क्लास के लोग कहते हैं कि वो लगाया है, नहीं, लेकिन आप कैसे समझ जाते हैं? बिना नजदीक गए हुए दूर से ही सुगंध ले लेते हैं। ये क्या है? ये डिफ्यूजन, गैस का डिफ्यूजन, कि एक गैस दूसरे गैस में। तो इन्वायरमेंट में कौन से? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, they all mix together, and they reaches to our nose, we smell it, we feel it। बात समझ रहे हैं? तो ये तमाम एग्जाम्पल जो मैंने कहा, या एलपीजी सिलेंडर का लीकेज आप समझिए, नहीं, वास्तव में समझिए तो एलपीजी का कोई भी अपना स्मेल नहीं होता है, लेकिन अपने स्मेल तो नहीं होते, लेकिन उसमें इथाइल मरकैप्टन मिला रहता है। बात समझ रहे हैं? वो उसके स्मेल को एक पिकुलियर स्मेल देता है एलपीजी को, कि आप दूर कहीं बैठे हैं, अगर सिलेंडर में कोई लीकेज है या उसके पाइपलाइन में, तो आप दूर बैठे ही उसके लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी का अपना कोई बिल्कुल ऑर्डरलेस होता है, नहीं। तो इथाइल मरकैप्टन इज एडेड टू इट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इट्स लीकेज। बात समझ रहे हैं?
तो ये भी डिफ्यूज़न, आप दूर से ही बैठे उसके सुगंध को समझ लेते हैं। ये तमाम डिफ्यूजन इन गैसेस के एग्जाम्पल मैंने बताए। अब है कि किसी गैस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, नहीं हीट पार्ट, किसी गैस को भी हम लोग हीट करते हैं तो जैसे ही हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, और बढ़ने से क्या होता है कि पार्टिकल्स की जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हैं तो पार्टिकल फैलने लगता है, कारण कि गैस भी फैलने लगता है। अगर किसी गैस को हम लोग कूल करते हैं तो कूल करेंगे, एनर्जी कम होगा, नहीं पार्टिकल्स विल बिकम लेस एक्टिव, नहीं बिल्कुल क्रियाहीन हो जाएंगे और बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाएंगे, मोमेंट घट जाएगा, और ज़्यादा कूल कर देंगे नहीं गैस को तो वह लिक्विड में तब्दील हो जाता है, जिसको आगे हम लोग प्रोसेस कंडेंसेशन में पढ़ेंगे, नहीं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस और वेपर इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये कूलिंग में ही होता है। तो गैस को हीट करने पर एक्सपेंड करता है, कूल करने पर पार्टिकल्स लेस एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा कूल करते हैं तो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। तो ये गैसेस के जनरल प्रॉपर्टीज थे। अब है कि हम लोग चूंकि अब जब स्टेट चेंज पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी मैटर के स्टेट हैं दे ऑल आर इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल मतलब दे ऑल कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सबको एक से दूसरे में तब्दील कर सकते हैं। सॉलिड है तो उसको लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड। तो सारे स्टेट आपस में कन्वर्टिबल। तो स्टेट चेंज दो ही तरीके से होते हैं, आइदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो इस दो पॉइंट को डिस्कस करने से पहले चूंकि टेम्परेचर की इफेक्ट को पढ़ेंगे स्टेट चेंज में, तो उसके क्या स्केल हैं, किस किस स्केल में हम लोग टेम्परेचर को मीजर करते हैं। तो देयर आर 3 स्केल्स इन विच टेम्परेचर कैन बी मीजर्ड। तो दीज आर नोन एज सेल्सियस स्केल, डिग्री सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री एफ, और केल्विन स्केल ये ऐसा यूनिट है, नहीं इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, बात समझ रहे हैं। ऐसा सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग यूज़ करते हैं केल्विन स्केल को, ये ऐसा यूनिट है। देखिए पूछा जाए व्हाट आर द 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो तीनों है, लेकिन पूछा जाए व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो केल्विन स्केल, तीनों का रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। अब है कि थर्मोमीटर जिसमें सेल्सियस स्केल होता है वो कैलिब्रेट रहता है, कहाँ से कहाँ तक चिन्हित किया रहता है, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो कैलिब्रेट किया रहता है कहाँ से कहाँ तक, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। किस थर्मोमीटर में, जिसमें डिग्री सेल्सियस स्केल में कैलिब्रेट किया रहता है। थर्मोमीटर जो फ़ारेनहाइट स्केल में होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल पर बेस्ड होते हैं, उसमें कैलिब्रेट कहाँ से किया रहता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कैलिब्रेट किया रहता है। किसमें, थर्मोमीटर्स विथ फ़ारेनहाइट स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is Kelvin scale? तो Kelvin scale of temperature is the SI scale and it is very common these days. ये सबसे कॉमन है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, दुनिया भर के लोग इस यूनिट को समझते हैं, बात समझ रहे हैं, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बता दिया ये तीनों स्केल। अब है कि ये स्केल को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मान लीजिए डिग्री सी में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सी में है तो फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सी, सब एक दूसरे में कन्वर्टिबल। तो डिफरेंट स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, डिफरेंट स्केल को हम लोग एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं से मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उसको कहता है कि अदर 2 यूनिट में बदलिए, तो 25 यहाँ पुट कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में भी निकल जाएगा, नहीं यहाँ 25 पुट कर देंगे तो केल्विन में भी निकल जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना हो और डिग्री सी में दिया हो तो 9/5 इंटू डिग्री सी जितना दिया रहे प्लस 32 डिग्री उसमें ऐड कर देना है। केल्विन में निकालना हो, डिग्री सी में दिया हो तो डिग्री सी में दिया हो, और केल्विन में निकालना हो तो 273.15 ऐड कर देंगे, या फिर हम लोग अपने सुविधा के लिए 15 को कंसीडर नहीं करते हैं, सीधा 273 ऐड कर देते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए केल्विन में ही दिया हो और डिग्री सी में निकालना हो तो 273 माइनस कर देंगे। नहीं, केल्विन में निकालना हो डिग्री सी में दिया हो तो 273 ऐड कर देंगे।
और इस ऊपर वाले फॉर्मूला से फ़ारेनहाइट में निकालना और डिग्री सी में दिया हो तो हम लोग उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग किसी में भी हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, मान लीजिए मैंने कहा 25 डिग्री, 9/5 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 25 यहाँ पुट कर देंगे प्लस 32 डिग्री, क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 5, 9 5 जा 45 प्लस 32, 5 2 7 4 3 7, नहीं 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ रहे हैं? कितना हो जाएगा? 77 डिग्री, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था टेम्परेचर, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ 25 पुट कर दिया, 70 ये कट हो गया, 32 ऐड कर देंगे, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मान लीजिए इसी को केल्विन में बदल दीजिए तो क्या होगा केल्विन में? डिग्री सी मतलब 25 प्लस 273, 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। बात समझ रहे? केल्विन में भी कन्वर्ट कर दें। तो ये दो फॉर्मूला से आप लोग टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बनाएंगे। अब है, मैं कहा ये तो टेम्परेचर के स्केल को पढ़ रहे थे। अब मैं कहा कि हम लोग स्टेट चेंज दो तरीके से होता है, आइदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, चेंजिंग मतलब बाय हीटिंग और बाय कूलिंग, और बाय चेंजिंग द प्रेशर मतलब आइदर बाय कंप्रेसिंग और डीकंप्रेसिंग। नहीं, इस दोनों तरीके से हम लोग स्टेट को बदलते हैं। तो या तो हीटिंग कूलिंग करके स्टेट को बदलते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा घटा करके स्टेट को बदलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। मान लीजिए किसी सॉलिड स्टेट को आप हीट कर दें तो क्या हो जाता है? लिक्विड। लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस। गैस को कूल करते हैं तो क्या हो जाता है? लिक्विड। और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड। नहीं, ये हीटिंग और कूलिंग क्या है? तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है। मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ा के घटा करके एक स्टेट को दूसरे में बदल सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका प्रेशर। जैसे मान लीजिए आप कभी एलपीजी सिलेंडर को ऑब्जर्व किए होंगे, तो जब उसमें आप नॉब बंद रहता है, आप उसको जब हिलाएंगे तो वह लिक्विड की तरह आवाज़ करता है। अब कहेंगे सर उसमें तो गैस भरा रहता है, लिक्विड की तरह कैसे आवाज़ करता है? तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। तापमान को कम करके नहीं गैस को लिक्विड बना सकते हैं, और प्रेशर को बढ़ा करके। तो हाई प्रेशर के साथ उसमें गैस भरा रहता है सिलेंडर में, तो इतना प्रेशर के साथ रहता है कि गैस के पार्टिकल्स इतने क्लोज हो जाते हैं कि वह लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है। तो प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड स्टेट में। आप जैसे ही, लेकिन ऐसा कभी देखें कि नॉब खोलते हैं तो उससे पानी के जैसा स्प्रे हो, पानी के बूंद निकले? नहीं, गैस निकलता है। क्यों? आप जैसे ही नॉब खोलते हैं तो प्रेशर घटता है, सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है उससे प्रेशर बाहर कम है, तो अगेन दैट लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसेस। तो एक बार हाई प्रेशर से भरा था तो वह लिक्विड स्टेट में था, आप जैसे ही प्रेशर को घटा दिए तो किस में बदल गया? गैस में। नहीं, तो ये प्रेशर चेंज का एग्जाम्पल था। और टेम्परेचर चेंज का मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए, इस तमाम प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और प्रोसेस होता है कि कुछ ऐसे भी सॉलिड हो जिसको मैंने पहले ही बता चुका है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या गैस से भी डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस दोनों प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको मैंने सॉलिड स्टेट में ही आप लोग को सब्लिमेशन अच्छे से बताया था। अब है कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में बदलने को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं या बॉइलिंग भी कहते हैं। गैस से लिक्विड में बदलने को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में बदलने को हम लोग फ्रीजिंग नहीं, या हम लोग इसको
सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुल 5 प्रोसेस है। सॉलिड से लिक्विड में बदले उसको फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में बदले उसको वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। गैस से लिक्विड में हो तो कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में हो तो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो तो उस दोनों केसेस में सब्लिमेशन होता है। तो हम लोग इस प्रोसेस को पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसको मैं डिटेल में अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप इतना स्टडी करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, नहीं दोनों के द्वारा आप जितना अच्छे से समझ सकें आप समझें।